आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और हमारे बीच मौजूद हैं सोनल जी। आप मनोविज्ञान की शिक्षिका हैं और साथ ही साथ एक जानी मानी काउंसलर हैं जो खासकर किशोरों और युवाओं की काउंसलिंग का काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है ये 10 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इसका जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए मानसिक स्वास्थ्य को लेके। ये 1992 में पहली बार इसे शुरू किया गया था इसी उद्देश्य के साथ कि पूरे विश्व में लोग मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों। जी, इससे जुड़ी हुई देखिए बहुत सारी बातें हैं जो मन में आ रही हैं और हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आजकल काफी लोगों में मानसिक समस्याएं देखी जा रही हैं। तो अगर हम ये जानना चाहें कि इसके मुख्य कारण आप क्या समझती हैं, क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक ही हो सकता है, यानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खास तरह का मानसिक स्वास्थ्य, ये डिप्रेशन से लेकर एंजाइटी, ये कोई भी जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा और भी कई वजह होती हैं। आज जो हमारी जीवन शैली है ये एक इसका बहुत बड़ा कारण है। लोगों के बीच में मानसिक रोग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं साथ साथ जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं जिसको हम सोशल प्रेशर कहते हैं, परिवार का, समाज का, कई बार लोग जब इनके साथ नहीं सामंजस्य बिठा पाते हैं तो वो भी एक बड़ी वजह बनती है कि लोगों में तनाव बढ़ता है। तनाव के कारण वो कई तरह के मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एडिक्शन के जो आप आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं वो भी कई बार मानसिक रोगों के रूप में दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही जी। कहना है आपका। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से लोगों के अंदर मानसिक तनाव, बढ़ती हुई प्रतियोगिता, खासतौर पे जब अगर आप युवाओं में देखते हैं तो उन्हें अच्छे मार्क्स लाना है, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करना है, उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए और ये सब चीजें इतनी ज्यादा उनके अंदर तनाव पैदा करती हैं कि वो कई बार मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा आपने पढ़ाई का एक तनाव की बात की, युवाओं में निश्चित रूप से वो कई बार तनाव पाते हैं, जबकि उनको सोचना ये चाहिए कि अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आजकल ये जो मोबाइल गेमिंग आया है खासकर युवाओं में, तो इससे भी वो कई बार बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये भी क्या हमारी मानसिक समस्याओं को बढ़ा रहा है क्या? बिल्कुल। जब व्यक्ति मोबाइल इस्तेमाल करता है, जब वो घंटों मोबाइल पर बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं वो समाज से कट जाता है, वो लोगों से बात करना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं वो जो असली जिंदगी है उससे कट के आभासी दुनिया में जीने लगता। जो ये मोबाइल गेम्स हैं ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाए जाते हैं कि व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित, अगर वो एक बार खेलना शुरू करता है लत में पड़ जाता है, वो एडिक्शन ही है। तो वो एक बार उसके अंदर एंटर होता है तो उसको एक स्टेप जाना है, फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाना है और इस तरीके से वो मानसिक तौर पर उसकी चपेट में आ जाता है। और उसमें इस तरीके के चैलेंजेस भी दिए जाते हैं कि लोग कई बार अपने आप को भी वो नुकसान पहुंचाने तक की सीमा तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आज के दौर में जो मोबाइल गेमिंग है ये एक ऐसा कह सकते हैं कि आप एडिक्शन या लत बन चुका है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उन्होंने जो सूची दी हुई थी मानसिक रोगों की, कुछ सालों पहले तक मोबाइल गेमिंग जैसा कोई एडिक्शन जैसा कोई भी रोग उसमें नहीं था, लेकिन आज उन्हें ये उस सूची में जोड़ना पड़ा है। बिल्कुल। वजह ये है क्योंकि आज विश्व में एक बहुत बड़ा वर्ग इस मोबाइल गेमिंग की लत में बहुत हद तक डूब चुका है और जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर इसको मैं दूसरे रूप में कहूं, कोई कह सकता है कि मतलब मोबाइल ही क्या सारे फसादों की जड़ है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए वो एक सिर्फ यंत्र है, उसे हम कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो हमें लोगों से जोड़ने का काम कर सकता है,
और हमें उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग उसे गलत तरीके से जब इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एडिक्शन बन जाता है और जो कि एक रोग का रूप ले लेता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने ये कही है। अब क्योंकि ये बात चल रही है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या पारिवारिक या व्यावसायिक चिंताएं भी हैं जो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रही है हमारा? बिल्कुल, परिवार जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है एक व्यक्ति के जीवन का, और परिवार का माहौल, वहाँ किस तरीके के रिश्ते हैं परिवार के बीच में, ये एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर डालता है। आप इसी से समझिए कि पुराने जमाने में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो लोग इतने ज्यादा उनमें आपको मानसिक अवसाद और इस तरीके की चीजें नहीं दिखाई देती थी। वजह यही होती थी कि लोग आपस में बातचीत करते थे, वो मिलते थे, त्योहार मनाते थे, साथ बैठते थे, और कहीं ना कहीं जो भी उनकी चिंताएं परेशानियां होती थी वो दूर हट जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब एकल परिवार है और कई बार जब उसमें अगर माता पिता दोनों काम में हैं, बच्चे अकेले हैं, या उनके बीच में संवाद नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, कई बार इसकी वजह टूटे परिवार भी हो सकते हैं, परिवार के अंदर विवाद भी हो सकते हैं। तो इन सारी वजहों से कहीं ना कहीं परिवार के लोगों पर और खास तौर पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। इसका असर आपको उनके व्यवहार में दिखाई देता है, जो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या बहुत ज्यादा आक्रामकता जो बढ़ जा रही है, वो कहीं ना कहीं वजह उनके पारिवारिक माहौल का भी इसमें बहुत ज्यादा असर होता है। बिल्कुल। तो सोनल जी, एक चीज और है कि मानसिक रोग से कोई ग्रस्त है, एक तो ये बात है, दूसरी बात है कि वो ये स्वीकार करे कि वे मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहिबा जी, मतलब ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज में। जी। आप बीमार होती हैं, आपको बुखार आता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको तुरंत दवाई चाहिए है, आप तुरंत ठीक होना चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कभी ये बात करते हैं कि आज मानसिक तौर पर मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, या कहते भी हैं तो वो जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे यूं ही टाल देते हैं। जी। वो ये कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य पर तो बहुत ध्यान देते हैं, हम तुरंत हजारों की दवाइयां सब कुछ करेंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को हम अनदेखा करते जाते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भयानक रूप ले लेता है, या यूं कहें कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अवसाद में घिर जाते हैं, और यहां तक कि वो कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी वाकई में चुनौती है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम आज हमारे समाज की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना, यानी वो ऐसा माना जाता है कि ये बात की ही नहीं जानी चाहिए, ये बात करना बड़ी शर्म की बात है। और अगर कोई थोड़ी हिम्मत करके जाता भी है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। उसके ऊपर कटाक्ष या टिप्पणियां भी की जाती हैं कि कई बार व्यक्ति इन सारी वजहों से भी किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाना पसंद नहीं करता है। बहुत ही आप अच्छी बात बतला रही हैं, और आपने कुछ शब्द जहां इस्तेमाल किए वहां मुझे एक सवाल और बहुत जरूरी महसूस हुआ। वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो रहे हैं तो आपको थेरेपीज लेनी होंगी, कुछ लोग कहते हैं आपको काउंसलर के पास जाना होगा, कुछ लोग कहते हैं आपको मनोचिकित्सक के पास जाना होगा। तो ये अलग ही है या ये एक ही है, और ये सब अंतर क्यों है? देखिए, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो साइकोलॉजिकल फील्ड में रहते हैं, तो ये टर्म्स होते हैं, नॉर्मली लोगों को ये सेम ही लगते हैं, एक से ही लगते हैं, लेकिन ये अलग है। जब आप साइकियाट्रिस्ट कहते हैं या जिसको मनोचिकित्सक कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट एक्चुअली एक डॉक्टर होता है जिसने जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ है वो साइकियाट्री में किया हुआ है। जी, तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या कोई भी एंजाइटी है, तो वो उनको एंजाइटी पिल्स वो ही हैं जो सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट की,
तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्लिनिकल थेरेपीज में ट्रेंड होते हैं। जो अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में सिखाई जाती हैं। बिहेवियरल थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है। तो ये सारी जो अलग अलग तरह की थेरेपीज होती है, तो एक साइकोलॉजिस्ट इनका इस्तेमाल करके, वो दवाई नहीं देता है लेकिन वो ये थेरेपीज का इस्तेमाल करके एक किसी भी उसका ट्रीटमेंट करता है। काउंसलर जब बात आती है तो काउंसलर एक्चुअली आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने में मदद करता है। वो चाहे आपकी फैमिली से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, वो कई बार करियर चॉइसेस से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट सिलेक्शन से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है, वो मैरिज रिलेटेड जो हैं इश्यूज उनसे रिलेटेड भी हो सकती है। तो काउंसलर एक्चुअली डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है वो उनमें मदद करता है। शायद तभी ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने सिर्फ बातचीत की और यूं लगा कि मन का बोझ हल्का हो गया और वो ठीक हो गए, ऐसा भी हुआ है। कई बार कई जो ऐसे मानसिक रोग हैं, लोग मानते हैं कि अरे हमने डॉक्टर को दिखा दिया या साइकियाट्रिस्ट को दिखा दिया, दवाई दे दी, अब दवाई से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दवाई सिर्फ जो है वो हमारे दिमाग की जो तंत्रिकाएं हैं उनको कुछ समय के लिए शांत करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कुछ छुपी हुई बातें हैं जिससे वो परेशान है, जो वो किसी और के साथ बांट भी नहीं पा रहा है और उसकी वजह से वो तनाव में, अवसाद में है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी स्थिति को समझ पाए, जो उसकी स्थिति के हिसाब से उससे बात कर पाए। और इसमें एक ये भी होता है कि जो भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स होते हैं, मेन उनका जो रहता है कि उस व्यक्ति को एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देना। नॉन जजमेंटल यानी उसे ये महसूस कराना कि आपको किसी भी तरीके से सही या गलत नहीं माना जाएगा, चाहे आप जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। तो इस तरीके का जब उन्हें एक माहौल मिलता है, तब वो अपने मन की जो छुपी हुई बातें हैं कई बार वो निकालते हैं और उससे ही अपने आप आधी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। क्या बात है। अब चलते चलते हम एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे सब श्रोता इस तरफ ध्यान दें कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ये बताने से पहले कि हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर हमें उनके व्यवहार में कहीं कोई बदलाव नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पर गौर करना होगा कि वो किसी तरह के तनाव, वो किसी तरह के अवसाद, वो किसी तरह के मानसिक परेशानी से तो नहीं गुजर रहे हैं। तो उस वक्त उन्हें मदद की बहुत जरूरत होती है। अगर हम अपने आसपास ये ध्यान रखेंगे तो ये वाकई में कई ऐसे लोगों को जिन्हें मदद की जरूरत है, हम शायद बहुत समय पर उन्हें मदद दे पाएंगे। और अब अगर हम बात करते हैं कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं, तरीके बहुत आसान है। आप कह सकते हैं कि सदियों से हमारे जो पुराने लोग रहे हैं वो बताते आए हैं, पर कहीं ना कहीं हम आज उन्हें भूल गए हैं। उसके तरीके यही हैं कि सबसे पहले तो हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, बिल्कुल, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं। क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स उत्पन्न होते हैं जो हमारी बॉडी में, मतलब कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज करते हैं और हम खुश रहते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा जरूरी है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है या हमारी फैमिली जिससे भी हम बात करना पसंद करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट में रहें, बातचीत करते रहें। और खास तौर पर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है या जो आप किसी से बांटना चाहते हैं, तो उसे अंदर दबाए ना, उसे किसी के साथ बांटे जरूर। क्योंकि आप भी समझते होंगे कि जैसे प्रेशर कुकर होता है, अगर प्रेशर कुकर में से सीटी नहीं निकलेगी तो वो फट जाएगा। तो उसके अलावा आप डायरी राइटिंग, म्यूजिक सुनना, डांस करना, ये सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अगर हम दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो अपने आप ही आप खुश महसूस करेंगे। और जब आप खुश होंगे तो आपको मानसिक अवसाद या कोई भी इस तरीके की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छे इस वाक्य पर ही हम चाहते हैं कि आज की मुलाकात को हम यहाँ विराम दें और इस प्यारी सी बात के साथ कि अगर आप मन से खुश हैं, आपने खुश रहना सीख लिया है, तो आप बहुत सारे मानसिक रोगों से बच सकते हैं और छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखें।
हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। इस बहुत अच्छी सी बात के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद रही सोनल जी, जो कि मनोविज्ञान की शिक्षिका हैं और जानी मानी काउंसलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल जी। धन्यवाद आपका।